हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। क्या हाल चाल? बढ़िया हो? तो आज हम आपके लाए हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मजेदार चैप्टर, जिसको अगर आप पढ़ लेते हो ना तो ये चैप्टर पूरा खल्लास यानी कि खत्म हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो आपके लिए बहुत ही मेहनत से ये पीपीटी बनाया हूं ताकि आपको विजुअलाइज करके दिखा करके आपको समझा सकूं, ठीक है ना। तो अगर आप इसको ध्यान से देखते हो, जितनी देर की वीडियो है, आपका अगर ये चैप्टर कंप्लीट करना है तो ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। अधूरा छोड़ के भागिएगा तो कंप्लीट चैप्टर नहीं होगा। हो सकता है बीच में कौन सी बात छूट जाए। दूसरा बात यह है कि ये चैप्टर टोटली जो है एनसीईआरटी के आधारित पे है ना। एनसीईआरटी के आधारित पे है, उनमें जो बातें हैं उसको मैं यहाँ पे शामिल किया हूँ, वो सारी बातें यहाँ पे इंक्लूड है। प्लस इसको देखने के बाद आपको मतलब चैप्टर अगर पढ़ते हो तो ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्लियर होता है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। रंग बिरंगा संसार भी इसका आगे जुड़ा हो, रंग बिरंगा संसार, जो हम संसार देखते हैं, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। हम जो है इसमें पहले पढ़ेंगे क्या, ये पहले जानते हैं इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। देखिए, इस चैप्टर में हम लोग पहले मानव के बारे में, मानव नेत्र, आंखों के बारे में जानना चाहते हैं ना। मानव नेत्र यानी कि मानव की जो आंख का क्या बनावट है, आंख में क्या क्या पार्ट है ना, उस पार्ट का नाम जानेंगे। आंख के पार्ट का नाम जानेंगे, आंख में कौन कौन सी पार्ट होता है, ठीक है ना। उसकी क्या क्या काम है, उसके आंखों का पार्ट का क्या काम है, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो और उस पर और क्या जानेंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया मानव नेत्र। क्या मानव नेत्र है? तो मानव नेत्र के साथ साथ हम क्या जानेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में जानेंगे। अपवर्तन के बारे में जानते जानते क्या जानेंगे, वर्ण विक्षेपण के बारे में जानेंगे। क्या वर्ण विक्षेपण के बारे में यहाँ पे जानने वाले हैं। उसके बाद क्या जानेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में जानेंगे। लाइट लगा दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, आसमान के बारे में जानेंगे, और ये जो देख रहे हैं प्रिज्म देख रहे हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। और आकाश क्यों नीला दिखाई पड़ता है, इसके बारे में जानने वाले हैं। आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं, है ना। और इसके अलावा और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जो वायुमंडलीय घटनाएं, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो एकदम पेशेंस बना लीजिए, एकदम मोबाइल को रख दीजिए सामने और एकदम कॉपी निकाल लीजिए और इंपोर्टेंट बात को लिख लीजिएगा। लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है, दिमाग लगाइए समझने में। जब समझ जाइएगा तो आप भी आराम से समझ सकते, लिख सकते हैं। चलिए, तो हम पहले यहाँ पे आपके लिए लाए हूँ मानव नेत्र। मानव नेत्र उसके भाग। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मानव आंख नेत्र के बारे में जानेंगे। उसमें कौन कौन सा पार्ट है, उस पार्ट के बारे में जानेंगे। इंपोर्टेंट पार्ट 7-8 गो ऐसा पार्ट है जिसको बारे में जानना है। उसका क्या क्या काम है इसके बारे में जानना है, क्योंकि सवाल वहीं से बनेगा आपका। और इसमें से ज्यादातर सवाल बनेगा ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा, ज्यादा सवाल ऑब्जेक्टिव से बनेगा। चलिए देखिए, हमारी जो आंखें है ना बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही कीमती है। मानव का सेंसिटिव ऑर्गन, अगर सबसे ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन कीमती है तो कौन है, आंख है। क्योंकि आंख नहीं तो दुनिया अंधेरा। और आंख की क्या कीमत होती है उनसे पूछिए जिसके पास आंख नहीं है, ठीक है ना, वो बताइए आंख की क्या कीमत है। चलिए, तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, आंख क्या दिख रहा है, एक गोल दिख रहा है ना। आंख क्या दिख रहा है, गोल। तो जो आंख का जो गोल है ना, नेत्र जो गोल है, इसी को बोला गया नेत्र गोलक। क्या बोला गया, नेत्र गोलक बोला गया। नेत्र, आंख का जो गोल भाग है उसी को बोला गया नेत्र गोलक। आंखों का जो गोल वाला भाग है ये क्या है, नेत्र गोलक है। और इसका व्यास की बात करें कि नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, तो याद कर लीजिएगा 2.3। एक बार एग्जाम में पूछा था, 2.3 सेंटीमीटर व्यास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर क्या होता है, आंखों का व्यास होता है। इसके बाद अगर मैं देखूं कि हमारी जो आंखें होती है वो अगर एक आंख से हम कितना एंगल देख पाते हैं, तो बोला गया है एनसीईआरटी में कि अगर एक आंख से आप देखते हो तो टोटल जो है एक आंख से, ओनली एक आंख का कोण कितना बनेगा, एक आंख का जो कोण बनेगा, पता है आपको एक आंख का कोण कितना बनेगा, 150 डिग्री। यानी कि हम एक आंख से जो है ना 150 डिग्री तक देख पाते हैं, ठीक है ना। देखो मेरी यहाँ एक आंख बंद नहीं हो रही, 150 डिग्री तक देख पाते हैं। और जब दोनों आंख खोल लेते हैं तो जब दोनों आंख खोलते हैं तो पूरा इधर वाला भी दिखाई पड़ता है, इधर भी दिखाई पड़ता है, ठीक है ना, 180 डिग्री। तो एक आंख का कोण बनेगा। लेकिन दोनों आंख अगर बात करें, दोनों आंख का कोण कितना होगा, दोनों आंख खोल देंगे तो कितना मिलके बनेगा, 180 डिग्री तक हम देख पाते हैं। लेकिन पता आपको जानवर लोग होते हैं ना, वो 180 से ज्यादा देख पाते हैं, मेरे ख्याल से 200 कुछ देख पाते हैं, क्योंकि उसका आंखें ऐसे सीधा नहीं, कुछ इधर होता है ना। देखोगे बकरी वगैरह का आंख देखिए, जानवर जो गाय बैल उनका देखिए आंख तो यहाँ पे सामने नहीं रहेगा, इस टाइप का रहेगा। तो थोड़ा से और इधर का एंगल दिखता है उसका, है ठीक है ना। चलिए, तो इतने बारे में जानेंगे। अब हम आपके बारे में, इसमें जितने सारे पार्ट है उनके बारे में जानने के, इसमें क्या क्या पार्ट है देखिए, जानते हैं। यहाँ पे इसमें क्या क्या, पुतली है,
पुतली इसमें होता है, क्या होता है, परितारिका होता है ना, कॉर्निया होता है, स्वच्छ मंडल यानी कि उसके बाद क्या होता है, पक्षमाभी होता है, मानव का आंखों में लेंस होता है ना, लेंस और रेटिना के बीच पानी भरा होता है जिसको बोलते हैं कचाप द्रव्य बोलते हैं। यहाँ पे एक रेटिना होता है जिसपे फोटो बनता है। ये जो देख रहे हैं ये वाला जो है ये पेशी जो है ब्रेन से जुड़ा होता है। इन सब के बारे में जानने वाले हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कॉर्निया, या उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉर्निया इंग्लिश नाम है, हिंदी में बोलते हैं स्वच्छ मंडल, इंग्लिश में क्या नाम कॉर्निया। अब देखिए हमारी आंख देख रहे हैं, यही मानव का आंख, यही एक्चुअल है, एक्चुअल यही है। हमको इतना दिखाई नहीं पड़ता ना, हमको इतना दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअल जब आंखों को निकालोगे तो ऐसे ही दिखेगा। चलिए देखिए क्या बोलता है कि कॉर्निया क्या होता है, नेत्र का अगला उभरा हुआ भाग जो पारदर्शी होता है उसे की कॉर्निया कहते हैं। यानी कि ये जो आंख है ना, जो देख रहे हैं, जो उठा हुआ भाग है, उठा हुआ, और वो पारदर्शी है। पारदर्शी मतलब समझते हैं ना, जिसे प्रकाश आर पार हो जाती है। जैसे हम मोबाइल के ऊपर ग्लास लगाते हैं तो ग्लास क्या होता है, पारदर्शी होता है, तब ना हमको अंदर का भी फोटो बाहर दिखता है। तो उसी तरह समझो ये क्या, ऊपर का कवर चढ़ा हुआ, कवर। कॉर्निया क्या है, नेत्र का उभरा हुआ भाग है और वो पारदर्शी होता है। और इंपोर्टेंट बोला गया क्या कि इसी से होकर नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है, और नेत्र का सबसे नाजुक भाग इसी को बोला गया। सबसे नाजुक भाग वही कॉर्निया है। कभी कभी देखते हैं किसी का आंख सूज जाता है, लाल हो जाता है, कॉर्निया में प्रॉब्लम होता है। तो आंख में प्रकाश यानी कि लाइट प्रवेश करता है, तो कहां से सबसे पहले प्रवेश कहां से करता है, बोलो, कॉर्निया से प्रवेश करता है। कहां से करता है, कॉर्निया से करता है। फिलहाल यहाँ पे हम एक बात बता दें, जो बीच वाला पार्ट यहाँ पे दिख रहा है इसको इंडिकेट करा, पुतली क्या है, पुतली है ना, प्यूपिल क्या है, प्यूपिल है। उसके बाद ये जो प्यूपिल है, इसके बाद जो कलरफुल जो दिख रहा है, ये वाला कलरफुल दिख रहा है, इसको बोला गया आयरिस। क्या बोला गया, आयरिस बोला गया, परितारिका, पढ़ने वाले इसके बारे में। चलिए आप देखते हैं दूसरा पार्ट क्या है। दूसरा पार्ट हमारा कंजक्टिवा है। कंजक्टिवा क्या होता है भाई, देखिए यहाँ पे क्या बोला, कंजक्टिवा बोला गया है कि अग्र नेत्र का सफेद भाग जो स्क्लेरा कहते हैं, सफेद भाग देखे ना, नेत्र का जो सफेद, ये सफेद भाग क्या है, स्क्लेरा, स्क्लेरेटिक भी बोला गया, सफेद भाग, ठीक है ना। और इसको ऊपर में जो लगा हुआ ना पारदर्शी, वो है कॉर्निया, ऊपर में समझो ग्लास लगा हुआ है ना, वो है कॉर्निया। और जो सफेद वाला भाग क्या है, वो है स्क्लेरा है। अब क्या बोला गया, इसके कवरिंग को जो कॉर्निया के चारों ओर फैला रहता है कंजक्टिवा कलर, यानी कि स्क्लेरा जो यहाँ पे देख रहा है, स्क्लेरा, और इसके कवरिंग जो कवर किया हुआ है कॉर्निया के चारों ओर है, उसको क्या बोला गया, कंजक्टिवा बोला गया। और ये क्या काम करता है, आंख का रक्षात्मक कवच बोलते हैं, यानी कि आंख को रक्षा करने का कवच किसको बोला गया बाबू, तो कंजक्टिवा को बोला गया। काम के बारे में जानते हैं, कंजक्टिवा का क्या काम हमारा आंखों में, तो बोलता है नेत्र को बाहरी तत्वों से रक्षा करता है, मतलब बाहरी तत्वों से क्या करता है, उसको बचाता है। नेत्र को चिकनाहट प्रदान करता है, जो आंखों में चिकनाहट होती है ना, वो किसकी वजह से होता है, कंजक्टिवा की वजह से होता है। या आंख को बाहरी आघात से बचाता है, बाहरी कोई अटैक ना हो, इससे ही बचाता है। चलिए इसके बारे में जान गए। फिर आइए, बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरिस है ना, आयरिस, ऐसे आयरिस बोलते हैं, आयरलैंड के जो लोग रहते हैं ना उसको आयरिस बोलते हैं, लेकिन आयरिस हमारी आंख का पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, परितारिका। अब क्या बोलता है बाबू, यह कॉर्निया के पीछे स्थित होता है, मतलब कॉर्निया जो भी आपने पढ़ा ना, ऊपर परत है, उसके पीछे कौन है, आयरिस है। जो आप कलरफुल देख रहे हैं ये वाला, इसके बीच में क्या था, इसके बीच में पुतली था, जो कलरफुल है क्या, वो आयरिस है। यह एक गहरा वलयाकार पेशियर डायफ्राम, गहरा कलर होता है। कभी कभी यही कलर, कभी कभी किसी का आंख लाल होगा, ब्राउन होगा, ब्लू होगा, है ना। तो आंखों का रंग, सवाल पूछा जाएगा कि आंखों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो आंखों का रंग जो है निर्भर किस पर करता है, बताइए, कॉर्निया। तो देखोगे ऐश्वर्या राय को देखोगे आंख किस तरह से है ना, या तो कोई बिल्ली देखा होगा तो बिल्ली की आंखें किस तरह से, अपनी आंखें देख लो, तो जो आंखों का जो कलर है ना, ये किसमें है, कॉर्निया पे डिपेंड करता है। कभी किसी कोई देखोगे कि लेंस बदलता है ना, लेंस बदलता है तो उसका आंख का कलर बदल जाता है, तो एक्चुअली लेंस के साथ साथ क्या, कॉर्निया का भी कलर उसमें होता है, कॉर्निया हाँ ये चेंज हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, कॉर्निया का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि पुतली के आकार को छोटा बड़ा करता है, मतलब कंट्रोल करता है। ये कैसे करता है भाई, पुतली को ना, ये बीच में ब्लैक वाला था ना, ये पुतली था, अभी व्हाइट दिख रहा, तो एक्चुअली उसको हटा दिया गया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये क्या है, ये है पुतली। तो पुतली को कंट्रोल करता है कैसे, देखिए जब हम बाहर जाते हैं, धूप में जाते हैं बाहर में, तो बाहर में लाइट बहुत ज्यादा होता है, तो लाइट ज्यादा होने की वजह से जितना अमाउंट जाना है वो तो चल जाता है, लेकिन लाइट बहुत ज्यादा है इसलिए पुतली छोटा हो जाता है ना, छोटा हो जाता है, क्योंकि उतना में छोटे में ही उतना पूरा प्रकाश दिख जा रहा, ठीक है ना, फोटो बन जा रहा। लेकिन जब अंधेरा में आते हैं, जब हम प्रकाश से अंदर आ जाते हैं, कमरा में, रूम में आ जाते हो, तो उतना प्रकाश नहीं आता है। तब अब पूरा जब अंधेरा रूम में आ गए या घर में आ गए,
तो अब लाइट तो डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं मिल रहा ना, तो फिर भी हमारे पूरा चीज को देखना भी तो है। तो अब इसको देखने के लिए पुतली का साइज बड़ा होना भी तो जरूरी है। अब पुतली का साइज कौन बड़ा करेगा? तो आयरिस पुतली को क्या करता है? खींच के बड़ा करता है, छोटा बड़ा। इसीलिए आप धूप से जब घर में आते हो ना तो लगता है सब घर अंधेरा है, लेकिन कुछ सेकंड के बाद देखिएगा हाँ उजाला हो गया। तो उजाला हुआ नहीं, उजाला पहले से था, वो तुम्हारी आंखों की वजह से ऐसा हो रहा। पुतली छोटा था और अब घर में आया तो क्या हो गया? बड़ा हो गया। कारण यही है। तो सवाल बोलेगा पुतली के साइज को कौन कंट्रोल करेगा? तो क्या बोलेगा? आयरिस जो है पुतली के साइज को कंट्रोल करता है। आगे क्या पढ़ते हैं? पुतली के बारे में समझते हैं। पुतली समझ गए, बीच में जो काला वाला भाग यही पुतली है ना। और सबकी चाहे आंख जो भी कलर का आयरिस हो, लेकिन ये पुतली ब्लैक ही रहेगा, पुतली काला रहेगा। क्या बोला गया? परितारिका के वलय से बना एक रिक्त स्थान छिद्र है जो परितारिका के केंद्र में प्रवेश होता है और अभिनेत्र लेंस में जाकर खुलता है। यानी कि ये क्या होता है? ये जो होता है पुतली, और प्रकाश जब इंटर करता है ना तो पुतली कॉर्निया से कहां जाता है? पुतली में जाता है, और पुतली से फिर पर कहां जाएगा? लेंस। आगे पढ़ेंगे, लेंस में से पार होगा, तो पुतली यहाँ पे होता है। तो पुतली का काम क्या है? अब यहाँ पे पुतली का काम बताया गया। यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है। यानी कि प्रकाश कितना जाना हमको आंख में, लाइट ऐसा नहीं जितना लाइट देखे पूरा लाइट आंख में चल जाएगा, नहीं, कुछ परसेंट जाता है लाइट। मतलब मिला जुला देखा जाए लगभग जो है 10 से 20% जो है आंख में लाइट जाता है। जितना हम लाइट को देखते हैं ना उसका 10 से 20% जाता है आंख में, यानी कि इसमें जाता है, पुतली में जाता है, बाकी रिफ्लेक्ट हो जाता है। समझे ना? हाँ, परावर्तन हो जाता है, टकरा के वापस चल जाता है। तो पुतली है जो कंट्रोल करता है कितना लाइट जाना है, कितना लाइट की मात्रा जाना है। तो सवाल बनेगा कि लाइट की मात्रा को कंट्रोल कौन करेगा भाई? तो पुतली करेगा। समझ में आ गया? ये ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा, बना दीजिएगा। एक बैच यहाँ पे हमारा चल रहा है उम्मीद बैच, 450 नंबर लाने का हमारा टारगेट है कि सारे बच्चों को कम से कम 450 नंबर दिलाएं इस ए ऑनलाइन सॉल्यूशन चैनल से। तो आपको यहाँ पे सिर्फ 999 नहीं बल्कि 299 बैच में जुड़ना है। इसके लिए मोबाइल नंबर या आप नोट डाउन कर सकते हो और इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसमें क्या मिलेगा सर? इसमें सिर्फ एक बार देना है, एग्जाम तक काम आएगा। उसमें सारा चिप्ट का रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का, उसका फिर सभी का क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेगा। वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं, नोट्स भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है चैप्टर वाइज टेस्ट का वहां पे इंतजाम किया गया है। उससे बड़ी बात है क्वेश्चन बैंक, है ना। उससे बड़ी बात मॉडल सेट, कम से कम 10-10 सेट मॉडल सेट करवाएंगे। उसके बाद गेस्ट क्वेश्चन मिलेगा लास्ट में, और फिर एंड में लाइव क्लास भी होता है, आप जरूर आएंगे। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे ए ऑनलाइन सॉल्यूशन प्ले स्टोर से, वहां भी जाके डेमो वगैरह देख सकते हो, या तो फिर आप इस नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए हम अपना टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक क्या बोलता है? अभिनेत्र लेंस, यानी कि आई लेंस के बारे में पढ़ना है। लेंस समझ रहे ना, ये वाला जो लेंस, देखो अभी इसको दिखाते हैं। देखो ये देख रहा है, यही है लेंस। ये क्या है? ये लेंस है। तो हमने यहाँ पे दिखाया लेंस, देखिए ये लेंस। अब क्या बोला? लेंस होता क्या? तो अभिनेत्र लेंस एक लचीला और मुलायम पदार्थ होता है। हमारे आंखों में जो चश्मा दिख रहा है ये भी लेंस है, लेकिन ये लचीला नहीं है, ये प्लास्टिक का है, कुछ कभी कभी किसी का कांच का भी होता है। तो जो लेंस है ये तो हार्ड है ना, लेकिन आंख के अंदर लेंस जो है वो हार्ड नहीं है, वो लचीला है। क्या बोला गया? लचीला और मुलायम पदार्थ से बना होता है और अपारदर्शी, है ना, गलती लिखा गया ना, पारदर्शी होगा, पारदर्शी उत्तल लेंस। उत्तल लेंस तो पारदर्शी रहेगा, पार करने क्या जाता है? लेंस है तो आर पर लाइट होना ही होना है, इसको तो जरूरत नहीं। खैर यहाँ पे मिस्टेक हो गया। उत्तल लेंस जो विभिन्न दूरियों की वस्तुओं को फोकस करने के लिए अपना आकार बदलता रहता है। अब देखिए हमारी आंख में क्या है, कौन सा लेंस बोला गया? आंखों में जो लेंस है वो कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस का काम क्या है आंख में? कि जैसे हम नजदीक देख रहे हैं ना तो फोकस नजदीक हो जा रहा है, दूर देख रहे हैं तो लेंस जो है फोकस को कंट्रोल कर रहा। समझ में आ रहा? यानी कि आंखों में फोकस दूरी को कंट्रोल कौन करेगा? लेंस करेगा। यानी कि हम किसी दूर की वस्तु को देख रहे हैं तो लेंस फोकस दूरी को बढ़ा देगा, और नजदीक को देख रहे हैं तो फोकस दूरी क्या कर देगा? कम कर देगा। जैसे मोबाइल देखते हैं ना तो ऐसे करके देखते हैं तो फोकस दूरी कम हो जाता है। जब दूर की वस्तु को देखते हैं, पापा जा रहे हैं टाटा तो दूर से कर देते हैं टाटा, तो आपको पता चल जाता है। तो वहां फोकस क्या होता है? दूर फोकस कर देता है। तो ये फोकस दूरी नीचे कंट्रोल करना, मतलब कभी नजदीक कर देना, कभी दूर कर देना, कौन करता है? ये फोकस दूरी दूर कौन करेगा? लेंस करता है दूर, है ना, लेंस करता है। लेकिन लेंस को भी संभालने वाला भी कोई है ना, लेंस को भी संभालने वाला है। लेंस मतलब जान थोड़ी ना लेंस में कि अपने आप कर देगा, नहीं, लेंस को भी संभालने वाला कोई है। आगे पढ़ेंगे। अब लेंस का यहाँ पे काम समझ में आएगा। देखिए यहीं पे लेंस है, कॉर्निया से प्रकाश जाएगा, कहाँ जाएगा? लेंस में जाएगा। लेंस से टकरा के यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है,
पढ़ेंगे कचाप द्रव्य, यहाँ पे बनाओ रेटिना, आगे बढ़ेंगे मजा आएगा। यह वस्तुओं को वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। देखिए जो अब उत्तल लेंस में जो फोटो बनता है ना, कैसा बनता, वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा, उत्तल बनेगा, उल्टा बनेगा। लेकिन हम सीधा देखते हैं भाई, आप हमको कैसे देख रहे हैं, उल्टा कि सीधा, हमारा पैर ऊपर में है कि नीचे में है, नीचे में है ना भाई, वो सर जो है ऊपर में। तो ये लेकिन एक्चुअली जो आंख में जो फोटो बन रहा ना, उल्टा बन रहा, लेकिन दिमाग जो है, हाँ दिमाग बहुत बड़ा चीज है, दिमाग क्या कर रहा है, सीधा कर दे रहा। तो हमारे आंखों पे कैसा फोटो बन रहा, वास्तविक बन रहा, उल्टा बन रहा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लेंस के बारे में समझ गए, लेंस का काम क्या है, फोकस दूरी को कंट्रोल करना, फोकस कितना दूर जाएगा, कितना नजदीक देखेंगे तो नजदीक हो जाएगा, दूर देखेंगे तो दूर हो जाएगा। ये आप लेंस के बारे में जानेंगे। अगला पॉइंट है पक्षमापी पेशियां, सिलियरी मसल्स, इसको बोलते हैं सिलियरी मांसपेशियां, यही लेंस को कंट्रोल करते हैं। देखिए ये देख रहे मांसपेशियां मतलब समझते हैं ना, गोश्त मसल। देखिए ये लेंस है, देखो लेंस को जकड़े हुए पकड़े हुए कि नहीं, ये वाला मांसपेशी से पकड़े हुए हैं। अब क्या होता है भाई, अब क्या होता है, जब फोकस दूरी बढ़ाना होता है तो ये पतला हो जाएगा, खींच देगा, कस कर खींच देगा, है ना। जब घटाना तो ऐसे कर देगा, पचा देगा, तो ऐसे खींचेगा तो फोकस दूरी क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना ये। और जब ऐसे करेगा लेंस मोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये बोला गया क्या, ये पेशियां अभिनेत्र लेंस को जकड़े रहती है, जो यहाँ पे देख रहे हैं शरीर मांसपेशियां, लेंस के आकार को नियंत्रित करता है, लेंस के आकार को नियंत्रित करता है। फोकस दूरी को कंट्रोल कौन करेगा, लेंस करेगा। लेकिन लेंस का आकार छोटा होगा, मोटा होगा, पतला होगा, इसको कंट्रोल कौन करेगा, पक्षमापी, यानी कि क्या बोलते हैं, सिलियरी मांसपेशियां, पक्षमापी पेशियां, ठीक है ना। अब देखिए कभी कभी इसी में क्या होता है, अगर दुर्बल आ, कभी कभी पेशी कमजोर हो गया, बूढ़ा लोग का, बूढ़ी लोग का ज्यादा एज हो जाता है, तो क्या होता है, ये जो पेशी जो है ना कमजोर हो जाता है, अब खींच नहीं पाता, कस के टान नहीं पाता है। तो ऐसे में क्या होता है, उसकी आंख में प्रॉब्लम आ जाता है, दूर की वस्तु सही दिख नहीं पाता है ना, नजदीक की वस्तु सही से दिख नहीं पाता है। ऐसे नौजवानों के, बच्चों को भी आजकल होने लगा है ना। तो यही अब अगर इसमें दुर्बलता आ जाएगा, अगर इस पेशी में कमजोरी आ जाएगा, जिसको नेत्र को टानेगा, अरे भाई फोकस दूरी दूर करना है, नजदीक करना है, तो ये खींचेगा, छोड़ेगा, तब न होगा दूर नजदीक। अब यही काम नहीं करेगा तो दूर का वस्तु सही दिखेगा नहीं, या तो नजदीक का वस्तु सही नहीं दिखेगा। तो ये जो क्षमता है ना, जो पावर है, किसमें पावर है, सिलियरी मांसपेशियों में पावर है कि लेंस को मोटा करना, पतला करना, ताकि फोकस दूरी सही जगह हो सके। अगर इसमें कमजोरी हो गया तो ये इसको बोला गया क्या, नेत्र की क्षमता, उसको बोलते हैं सामंजन क्षमता। क्या बोलते हैं, सामंजन क्षमता, मतलब सामंजन क्षमता, मैनेजमेंट करने की क्षमता क्या हो गया, घट गया। समझ आ रहा, चलिए इतनी सारी बात समझ में आ गया। यह लेंस के आकार को कंट्रोल करता, बता दिए। अब आगे आते हैं कचाव द्रव्य। देखिए विट्रस ह्यूमस बोलते हैं। कचाव द्रव्य क्या होता है, देख रहे हैं आंख देख रहे हैं, ये पूरा देखो गोल गोल दिख रहा है ना आपको, हाँ। तो जो आंख है ना, ये जो यहाँ पे लेंस लगा हुआ है, ये क्या है, यहाँ पे क्या है, पुतली है, पुतली के पीछे क्या है, लेंस है। तो लेंस, और इधर बना हुआ रेटिना इधर है, तो इसके पीछे देख रहे पूरा पानी भरा हुआ है। ये पानी क्यों भरा हुआ है, इसी पानी भरे हो, एक्चुअली पानी ना है, पानी को ही बोला गया कचाव द्रव्य। इसमें लगभग 90 मतलब ज्यादातर जो इसमें प्रोटीन ज्यादा पाया था, प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है, जो गोलाकार जो देख रहे हैं, आंखों का जो गोलाकार दिख रहा है ना, ये विट्रस ह्यूमर होने की वजह से गोलाकार है। किसी का आंख फूट जाता है तो पता है ना क्या, पानी निकलता है, कौन सा पानी निकलेगा, किसी का आंख फोड़ देते हैं कोई भी, तो यही पानी पूरा भस जाता है, भस जाएगा तो उसका आंख पचका हो रहेगा, तो दिखने नहीं करेगा, उसको क्या बोलते हैं, काना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो वो नहीं दिखेगा। तो अगर उसका आंख गोलाकार है, मतलब उसने जो पूरी तरीके से पानी क्या है, भरा हुआ है। अब क्या बोलता है, ये जेली जैसी, इसके अंदर कैसा मात्रा पानी है, जेली जैसे, जेली पदार्थ है, और जो अभिनेत्र लेंस और रेटिना के से मिलकर पूरे नेत्र गोलकों में भरा होता है, यही अधिकांश भाग कचाव द्रव्य, तो सबसे ज्यादा भाग जो है कचाव द्रव्य बना भरा होता है। तो समझ में आ गया कचाव द्रव्य का क्या काम है, लेंस और रेटिना के बीच का जो पानी भरा होता है उसको बोलते हैं कचाव द्रव्य। ये हमारी आंखों को क्या करता है, हमारी आंखों को गोल आकार प्रदान करता है। हमारी आंखें जो गोल होने के कारण किसके कारण है, कचाव द्रव्य के कारण है। और क्या बोलता है, रेटिना तक पहुंचने वाला प्रकाश लेंस से होकर इसी द्रव्य से गुजरता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे लेंस है, लाइट जाएगा, इंटर करेगा, तो ये कचाव द्रव्य से इंटर होते हुए जाएगा ना। हाँ, और यहाँ पे रेटिना है, यहीं पे बनेगा हमारा फोटो, यहीं पे सिनेमा घर है, यहीं पे हॉल है ना, यहीं पे बनेगा फोटो। चलिए देखते हैं आज रेटिना के बारे में पढ़ लेते हैं। आ गया रेटिना, चलिए रेटिना के बारे में आ गया। यहाँ देखिए अब रेटिना क्या है, इसको हिंदी में बोलते दृष्टि पटल। ये हिंदी वाला नाम भी याद रखेगा, क्योंकि सवाल हिंदी में देता है और बोल देगा कौन है, तो दृष्टि पटल समझ जाए, रेटिना है। और यह नेत्र गोलक का पक्ष भाग सबसे पिछला भाग होता है, पर्दा टाइप का होता है। देखिए ये जो नेत्र देख रहे हैं, इसका पिछला भाग जो देखिए ये वाला जो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, यही है, यहीं पे बनेगा फोटो, यहीं पे है सिनेमा हॉल, यहीं पे है, ठीक है ना। तो हम ये देखो, ये क्या है, ये उभरा हुआ भाग बताया मैंने, क्या
उभरा हुआ भाग क्या था, कॉर्निया था। ये कॉर्निया के अंदर यहाँ पे आया, ये देखो ये सब जो है यहाँ पे पानी। अब कॉर्निया और लेंस इसके बीच में पानी भरा हुआ है, इसका नाम है जलीय द्रव्य। क्या नाम है, जलीय द्रव्य भरा हुआ है। अब यहाँ पे लेंस है, देखिए है ना, खींचे, देखो ये पीछे खींचे हुए सिलियरी मांसपेशी इसको खींच रहा है, यहाँ से प्रकाश इंटर करेगा, ये कचाव दर्श होते हुए यहाँ पे जाएगा तो फोटो बनेगा। कहाँ पे, रेटिना पे बनेगा। तो ये बोला गया है कि रेटिना किसको बोलते हैं, पीछे पर्दे के जैसा कार्य करता है, और यह नेत्र का प्रकाश सुग्राही भाग होता है, मतलब यही से लाइट जो है पहुंचता है तो हमको दिखता है सारा कुछ, ठीक है ना। और रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब तो पता चले गया वास्तविक और उल्टा बनता है। यहीं पे फोटो कैसे बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। अब रेटिना में दो प्रकार का कोशिका पाया जाता है, ये समझ लीजिए, दो प्रकार का कोशिका पाया जाता है, दो प्रकार का कोशिका पाया जाता है। कोशिका क्या होता है भाई, तो उस कोशिका का नाम है कोन और रोड, यानी कि शंकु कोशिका बोला गया, और रोड यानी कि छड़ कोशिका बोला गया। तो शंकु कोशिका के बारे में जानिए, जो हमारी आंख में, हमारी आंख क्या जानती है, तीन कलर को जानती है। हमारी आंखें तीन कलर को पहचानती है, समझ आ रहा है ना, कौन कौन कलर, इसको बोला गया प्राथमिक रंग बोला गया। क्या बोला गया, प्राथमिक रंग। प्राथमिक कलर कौन है, तो हरा, नीला, हरा हो गया, नीला हो गया और लाल, यही। अगर ये तीनों में से कोई एक कलर नहीं पहचान रहा, तीनों में से कोई एक कलर नहीं पहचान रहा, तो उसको बोले कलर ब्लाइंडनेस हो गया। क्या, कलर ब्लाइंडनेस वाला बीमारी हो गया, समझ आ रहा ना। हाँ, तो यही शंकु काम होता है, ठीक है ना। और ये जो छोटा छोटा देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो छोटा, ये सब क्या है, रॉड है। क्या है, रॉड है, रॉड छड़ है, ठीक है, ये सब छड़ है। और ये कलरफुल क्या है, ये शंकु है, ठीक है। अब यहाँ पे समझ गया। देखिए अब रेटिना के बारे में जानते हैं, काम तो ये हो गया कि फोटो, रेटिना का काम क्या है, फोटो बनाना, प्रतिबिंब बनाना। कहाँ पे बनाना, हाँ, उल्टा वास्तविक बनाना, वास्तविक उल्टा बनाना। इसी की कोशिकाएं प्रकाश सुग्राही होती है और बनने वाले प्रतिबिंब का अध्ययन करता। देखिए अब यहाँ पे जो फोटो बन गया ना, ये रेटिना पे, तो अब ये फोटो जो उल्टा बना ना, तो ये फोटो अब कहाँ जाएगा, अब हमारा जाएगा, इसका भेजेगा कहाँ, दिमाग में। अब ये जुड़ा हुआ पूरा दिमाग में, जो है ना दिमाग में जुड़ा हुआ है। चलिए इसको क्या बोलते हैं देख लेते हैं। अब दृक् तंत्रिका यानी कि ऑप्टिक नर्वस, इसको बोला गया। ये देख रहे हैं यहाँ पे फोटो बन गया। अभी फोटो बन तो गया है, लेकिन ये दिमाग में पहुंचना जरूरी है ना। अगर दिमाग में नहीं जाएगा तो आदमी रो रहा कि हंस रहा, हमको कुछ फीलिंग ही नहीं आएगा, खाली लगेगा कि उसका मुंह फट रहा है, आंख से आंसू निकल रहा है, ऐसे लगेगा ना। लेकिन एक इमोशन होता ना, इमोशन की फीलिंग आ रहा, जैसे कोई रो रहा तो रोते हुए को हम वहां पे जाकर हंस नहीं सकते ना, हम भी नम हो जाएंगे। जैसे किसी के घर में मैयत हो गया, किसी के घर में इंतकाल हो गया, तो उसके घर वाले रोते हैं कि नहीं होते हैं, तो वहां पे जाएंगे तो उसका सीन देख के हमारा भी इमोशन उसी हो जाता है। तो अगर सोचो ब्रेन से नहीं जुड़ा रहता तो बस हमको लगता है बस आदमी रो रहा कि हंस रहा, पता भी नहीं चलता। तो हम फील करते हैं। तो फील कैसे करते हैं, दिमाग के माध्यम से। दिमाग में जाता है और बताता है यार ये जो रो रहा ना, कुछ कारण है ना, दुख जाहिर करता, दुख की दुख है, तो जो है पता चलता है। अब इसको क्या बोला गया, यह तंत्रिका नेत्र गोलक के पक्ष भाग से निकलकर मस्तिष्क में एक हिस्से में पहुंच जाता है, जुड़ जाता है, तभी जाके फोटो हमारा सीधा बनता है, ठीक है। तो ऑप्टिक नर्व समझ में आ गया। ये रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब को संवेदनाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाता है। संवेदना जो होता है ना, जो भी हम देख रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा, जो भी सूचनाएं आ रहा, वो कहाँ पे जा रहा, मस्तिष्क तक पहुंच रहा। जैसे हम किसी को देख लिए मारते हुए, किसी कोई खूबसूरत चीज देख लिए, तो हमारे दिमाग को कैसे मालूम कि खूबसूरत है, तो ये कैसे हो, संवेदना जाहिर हो रहा, तब दिमाग में जा रहा, तब हमको फील होता अच्छा ये खूबसूरत है, ये बदसूरत है, ऐसे। तो ये कैसे पहचान हो रहा, तो हम देखने के बाद जो है ये जो है ऑप्टिक नर्वस दिमाग में जुड़ा हुआ, और दिमाग की वजह से हम जो फील कर पाते हैं कि अच्छा है, बुरा है, खराब है, छोटा है, बड़ा, जो भी है, ठीक है। चलिए तो यहां तक आपको पूरा पार्ट समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अब एक पॉइंट है सामंजन क्षमता, जो कि बहुत जल्दी जरूरी है। सामंजन क्षमता क्या होता है, मैंने बताया। सामंजन क्षमता मतलब हमारे नेत्र में प्रकाश को फोकस करने की क्षमता, कि हम जहां पे देख रहे हैं वहां पे प्रकाश फोकस हो रहा कि नहीं हो रहा। अगर फोकस नहीं हो रहा तो सामंजन क्षमता घट गया, अगर फोकस हो रहा तो सामंजन क्षमता ठीक ठाक है, ठीक है ना। तो ही बोलता है कि अभी नेत्र लेंस की वह क्षमता, ऐसा पावर जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर पाता है। मतलब एक आंखों में वैसी क्षमता, आंखों में, सुनो मेरे ध्यान से और लिखो उसको कॉपी में, आंखों में वैसी क्षमता जिसके कारण हम किसी भी फोकस दूरी को क्या करते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, समायोजित कर सकते हैं। जितना दूर फोकस है उतना हम मैनेज कर ले, समायोजित कर ले, तब हमको दूर वाला वस्तु दिख गया, नजदीक वाला वस्तु दिख गया। इसी को क्या बोलते हैं, सामंजन क्षमता। समझ आ जाएगा, लिख लीजिएगा अपनी भाषा में। मानव नेत्र की देखने की सीमा, अब देखिए मानव नेत्र के देखने की भी सीमा होता है। अगर एक सामान्य व्यक्ति है, अगर एक सामान्य व्यक्ति मतलब जिसका आंख ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो उसका दूर बिंदु क्या होगा, कहां तक देख सकता है, जिसकी आंखें ठीक है तो कहां तक देख सकता है, सवाल हो जाएगा ना। जिसकी आंखें ठीक है तो वो जो है अनंत तक देख सकता है, कहां तक, अनंत तक देख सकता है। और जिसकी आंखें ठीक है वो निकट बिंदु कहां तक देख सकता है, नजदीक नजदीक स्पष्ट रूप से निकट बिंदु, है ना। निकट बिंदु कहां देखेगा तो 25 सेंटीमीटर, कहां तक, 25 सेंटीमीटर, समझ आया। यानी कि किसी का आंख अगर ठीक है तो जितना दूर चाहे वो देख सकता है, और जिसका आंख अगर ठीक है तो दूर बिंदु अनंत हो गया। नजदीक के मतलब कि 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है। 25 से जैसे कम करेंगे तो अकबकाहट पैदा हो जाएगा। जैसे मानते हैं ये किताब है, ठीक है ना, और कोई आदमी 25 सेंटीमीटर मानते हैं, यहाँ पे किताब खोल के पढ़ रहा है यहाँ पे, तो 25 सेंटीमीटर तक ठीक, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ठीक ठाक दिख रहा है ना। अब यहाँ करेंगे तो अकबक्की लगेगा हमको, क्योंकि मेरा निकट वाला ठीक है, प्रॉब्लम दूर का हो रहा ना। तो 25 सेंटीमीटर देख रहे, ठीक ठाक पढ़ ले रहे। अगर कोई आदमी ना एक यहाँ से नहीं देख रहा, ऐसे करके देख रहा, यहाँ से ठीक ठाक देख रहा, यहाँ से उसको तो नहीं दिख पा रहा, ऐसे देख रहा, मतलब फोकस नहीं बन पा रहा 25 पे, है ना। लेकिन जिसकी आंख सही रहेगा निकट वाला, तो निकट बिंदु सही है। अब दूर का दिखेगा, धुंधला धुंधला दिखेगा, तो दूर को चश्मा लगाएगा, जैसे मैं लगाया हूँ, ठीक है ना। तो मेरा कैमरा भी सही दिख रहा है और आप भी सही दिख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, दूर बिंदु अनंत होगा, निकट बिंदु 25। इसमें अगर गड़बड़ हुआ तो मानव नेत्र में प्रॉब्लम आ जाएगा। अब इसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया, निकट बिंदु मतलब जो न्यूनतम वाला फोकस जहाँ पे करेगा वही निकट बिंदु है। हम जैसे निकट देख रहे हैं, निकट देख रहे हैं, नजदीक देख रहे हैं, तो जहां पे फोकस हुआ वही निकट बिंदु। दूर देख रहे हैं तो दूर बिंदु, ठीक है ना। फिर क्या है, मोतिया बिंदु। एक मोतिया बिंदु प्रॉब्लम आ जाता है। क्या होता है प्रॉब्लम भाई, आपने देखा हो दादा दादी के लिए ऐसा, बूढ़े लोग में ऐसा ज्यादा होता है। बोलता है कभी कभी अधिक उम्र के कुछ लोग व्यक्तियों में क्रिस्टली लेंस पर धुंधली परत चढ़ जाता है। जो लेंस मैंने बताया ना, जो आंखों में जो लेंस है उसे कभी कभी धुंधली परत चढ़ जाता है, धुंधला टाइप का कोई परत चढ़ जाता है ना। या तो फिर क्या होता है, हाँ, दुधिया या धुंधली हो जाता है, तो उसको सही दिखाई नहीं पड़ता है। मतलब सही दिखाई नहीं पड़ने मतलब धुंधला नहीं दिखाई पड़ते, मतलब उसको सही से दिख नहीं रहा क्या है नहीं है। तो एक उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया मोतिया बिंद बोला गया। अब मोतिया बिंद को दूर करने के लिए क्या करेगा, सर्जरी करेगा, ऑपरेशन करेगा। तो देखते होंगे ना वो चश्मा लगाता है पूरा एकदम डॉन वाला चश्मा, काला वाला, ठीक है। देखिए यहाँ पे मोतिया बिंद क्रिस्टली लेंस में दूधिया या धुंधला होने के कारण ऐसा होता है। और इसको कैसे दूर करेंगे, तो बोला गया चिकित्सा, है ना, शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी करेंगे तो मोतियाबिंद दूर हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये नेत्र में बीमारी नहीं है, इसको बीमारी नहीं बोलेंगे, मोतियाबिंद बीमारी नहीं है, वो बस धुंधला होने की वजह से होता है। नेत्र में बीमारी नहीं, वो धुंधला हो गया तो उसको ऑपरेशन करके ठीक किया जा सकता है। लेकिन हमारे आंखों में कुछ प्रॉब्लम है जिसको बोला गया दृष्टि दोष, जो दूर का नहीं दिख पाएगा सही से, नजदीक का सही से नहीं देख पाएगा, और कोई तो ऐसा होगा जो दोनों ने देख पाएगा, ना तो नजदीक का ना तो दूर का। ये प्रॉब्लम है, यही बीमारी है। तो हमारी आंखों में मुख्य रूप से 3 प्रकार की बीमारी पाया जाता है। आप जानते हैं 5 नंबर का सवाल पूछेगा आपका एग्जाम में, 5 नंबर का सवाल पूछेगा कि नेत्र दोष किसे कहते हैं, है ना। उन सभी दोषों को क्या करें, वर्णन करें। मतलब 3 प्रकार का जो दोष है ना, तीनों प्रकार के दोष के बारे में बताना है, क्यों होता है, क्या कारण है और कैसे ठीक करना है, सब बताना तो मिलेगा 5 नंबर। अब यहाँ सुन लीजिए तो आप आराम से कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव तो पूरा भर भर के पूछेगा, भर भर के ऑब्जेक्टिव पूछेगा, समझिए ध्यान से। देखिए नेत्र दोष मतलब समझते ना, जब हमारी आंखों में जो सामंजन क्षमता है, सामंजन क्षमता समझा गया कि दूर देख रहे तो फोकस दूरी दूर बन गया, नजदीक देख रहे तो फोकस दूरी नजदीक हो गया। और यही सामंजन क्षमता अगर कम हो जाए, सामंजन क्षमता में क्या हो जाए, गड़बड़ी हो जाए, खराबी पैदा हो जाए, तो हम बोलते हैं भाई नेत्र दोष हो गया। क्या हो गया, नेत्र का दोष हो गया, आंखों में प्रॉब्लम आ गया, अपनी सामंजन क्षमता खो देता है धीरे धीरे। कभी कभी ऐसा होता है ना। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। जब सामंजन क्षमता ही हमारा खत्म हो जाएगा तो हम स्पष्ट रूप से, साफ तरीके से, क्लीन रूप से दूर के वस्तु को नहीं देख पाएंगे, या तो नजदीक के वस्तु को नहीं देख पाएंगे। यही प्रॉब्लम होगा। और इन प्रॉब्लम को बांट दिया है 3 भाग में। कौन कौन भाई, पहला है निकट दृष्टि दोष, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मायोपिया। क्या बोलते हैं, इंग्लिश नाम याद कीजिएगा, मायोपिया। कभी कभी यही लिख देगा कि मायोपिया क्या होता है, तो आप खोजिएगा ना मायोपिया। बोलिए सर मायोपिया तो पढ़े नहीं, अब इंग्लिश वाला नाम हिंदी में लिख दिया मायोपिया। मायोपिया मतलब मायोपिया यानी कि निकट, मायोपिया। माई से क्या, मायो से क्या समझ, माय सो माई, माई निकट, मायोपिया, है ना, तो नजदीक वाला। और दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। और जरा दूरदर्शिता को क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। इसके बाद एक और एक्सेप्शन में याद करें, हालांकि ये बीमारी इसमें नहीं आता है, लेकिन ये आंख का बीमारी है, दृष्टि वैषम्य। वैषम्य क्या है, वैषम्य, अस्टिग्मेटिज्म। ये जो है ना, अभी हम बताते हैं यहाँ पे, ये जो है रेयर केस में देखने को मिलता है, रेयर केस में। कभी कभी अक्सर अनुवांशिक बीमारी होता है, एकदम खानदान से चलते आता है, दर खानदान से, है ना, दादा हुआ, बाप में होगा, ऐसे इस तरह चलते आता है। तो इसमें इसको उसको खत्म करने के लिए, मतलब फोटो साइज रेटिना पे बन पाए, उसके लिए क्या करते हैं, बेलनाकार लेंस। कौन सा लेंस,
सिलेंडरी लेंस, बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें होता क्या सर, होता क्या ना, इस प्रॉब्लम में क्या होता है ना कि कोई वस्तु जो ऐसे है ना उसको ऐसे दिखेगा, मतलब क्षैतिज वाला उदग्र दिखेगा और खड़ा वाला क्षैतिज दिखेगा। मतलब गाड़ी जो चल रही है सड़क पे ऐसे तो लगेगा ऊपर से ऐसे गाड़ी आ रही है ना, और आदमी जो सड़क पे चल रहा है ऐसे ऐसे है ना, ऐसे ऐसे चल रहा आदमी तो लगेगा ऐसे जा रहा, समझ आ रहा ना। तो ये प्रॉब्लम रेयर केस होता है, लेकिन ये तीनों प्रॉब्लम आम हो गया। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आजकल के युवाओं में, बच्चों में है ना, बूढ़ों में तो है ही है, निकट वाला ज्यादा प्रॉब्लम आ गया, मतलब नजदीक का दिख रहा है दूर का नहीं दिख रहा है, ये वाला ज्यादा प्रॉब्लम आ गया है ना। ये वाला मायोपिया वाला प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आम हो गया, देखेंगे चश्मा लगा हुआ सबके आंखों में है ना। चलिए आगे देखते हैं, अब एक एक करके पढ़ते हैं भाई। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, एकदम आसान सा डिफिनेशन पढ़िए, कोई जरूरी नहीं कि जो छपा वही छापिएगा। निकट दृष्टि दोष, समझिए मेरी बात को सुनिएगा आप आराम से, आपको याद हो जाएगा और लिख लीजिएगा। जिस आंख में, जिस नेत्र में, एक ही बात है नेत्र, दृष्टि बोलोगे वही बात है, जिस नेत्र में, जिस आंख में क्या होता है, यानी कि जिस आंख में निकट दृष्टि दोष हो जाता है, जिस आंख में निकट दृष्टि दोष होता है वो नजदीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है, लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता। समझ में आ रहा। तो जो दिखेगा वही दोष होगा, नजदीक का देखो नाम है निकट दृष्टि दोष। कोई बंदा जो नहीं पढ़ा रहेगा तो वो इसका अर्थ क्या निकालेगा, निकट मतलब नजदीक होता है, दृष्टि मतलब आंख होता है, दोष मतलब बीमारी होता है, मतलब नजदीक का देखने वाला बीमारी होता है, लेकिन वो बंदा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आप पढ़ रहे तो समझिए, जो दिखेगा वही दोष होगा। तो जिस आंख में निकट दृष्टि दोष होता है उसको नजदीक का तो दिखता है, लेकिन साफ साफ दिखता है, साफ साफ बोलना, नजदीक का तो साफ साफ दिख सकता है लेकिन दूर का साफ साफ नहीं दिख सकता। उसमें क्या बोलते हैं, वही होता है निकट दृष्टि दोष। अब क्या इसमें होता क्या, देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जो दृष्टि पटल पर ना बनकर फोटो जो ना, जो हम आंखों से देखते हैं ना कोई भी वस्तु, तो फोटो बनना कहाँ चाहिए, फोटो कहाँ पे बनना चाहिए, फोटो बनना चाहिए रेटिना पर, लेकिन एकदम आगे आके खड़ा हो जाता है। फोकस कहाँ पे होता है, रेटिना के पहले, रेटिना के सामने फोटो बन जाता है। तो रेटिना के सामने बन जा रहा है तो फोटो बनना चाहिए कहाँ पे, रेटिना पे, लेकिन फोटो कहाँ बन जा रहा है, रेटिना के सामने बन जा रहा। प्रॉब्लम क्या होता है भाई, समझिए ये प्रॉब्लम क्यों ऐसा होता है, क्यों हमारे आंखों में मायोपिया बीमारी होता है, क्यों हम दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते, नजदीक को साफ साफ देख पाते। प्रॉब्लम ये है कि नेत्र लेंस का अधिक मोटा हो जाना, जो नेत्र लेंस है देखिए एकदम मोटा हो जाएगा। जब मोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी कमेगा ना। मैंने शुरू में क्या बोला, अगर नेत्र लेंस सिलियरी मांसपेशियां खींचेगा कस के तो पतला होगा भाई। अरे खींचेगा, तुम्हारा पैर पकड़ के खींचेगा हाथ पैर तो पतला हो गए कि मोटा हो गए, ऐसे पकड़ के खींच देगा सिलियरी मांसपेशिया को। कौन, सिलियरी मांसपेशिया नेत्र लेंस को खींचेगा ऐसे कस के, तो फोकस दूरी दूर चल जाएगा। जब हम दूर देखते हैं ना तो सिलियरी मांसपेशिया कस के खींचती है तो पतला हो जाता है, तो दूर फोकस हो जाता है। और जब नजदीक देखते हैं तो तुरंत सिकुड़ जाता है, ऐसे आ जाता है, मोटा हो जाता है। तो इसमें बीमारी में होता है क्या ना, ये बीमारी में क्या होता है ना, खिंचावे नहीं करेगा, खिंचाएगा ही नहीं, सिलियरी मांसपेशिया खींच नहीं पाएगा, मतलब ऐसे रहे अटका हो रहेगा, मतलब मोटा और झुल झुल हो जाएगा। तो बोला क्या किया कि नेत्र लेंस अधिक मोटा हो जाएगा, तो मोटा होगा तो फोकस दूरी कम जाएगा। अब दूर का तो दिखेगा नहीं, फोकस दूरी दूर पे बन ही नहीं रहा, खींच ही नहीं पा रहा, सिलियरी मांसपेशिया खींच नहीं पा रहा। जब खींचेगा नहीं तो फोटो कहाँ दिखेगा, दूर का साफ साफ नहीं दिखेगा, थोड़ा में ना होगा। बोला नेत्र गोलक ही लंबा हो जाता है, क्या होता है, लंबा हो जाता है। अब इसको दूर करना है कि नहीं, करना है कि नहीं। हमारी आंखों में भी यही प्रॉब्लम आ गया है ना कि हम दूर का सही से नहीं दिख पाते। तो हमारी आंखों में कौन सा लेंस लग गया है, यहाँ पे बोला गया है कि क्या अपसारी यानी कि अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझो कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्लियर है। अब आपको निकट दृष्टि दोष में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, पूछ लेगा बता दीजिएगा ना। चलिए ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम याद करना क्यों होता है और होने के कारण हमको उपचार कैसे कर सकते हैं, उसको निवारण कैसे करेंगे, उसकी इलाज कैसे करेंगे। चलिए, तो निकट दृष्टि दोष के लिए अब यहाँ से ढेर सारा सवाल पूछेगा, ऑब्जेक्टिव सवाल कि जो आंख नजदीक का देखता है दूर का नहीं देख पाता उसको कौन बीमारी कहते हैं भाई। तो निकट दृष्टि दोष हो गया। तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। निकट दृष्टि दोष में फोटो कहाँ पे बनता है, तो रेटिना के पहले बन जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है भाई, तो फोकस दूरी बढ़ता है कि कम हो जाता है, तो फोकस दूरी कम हो जाता है, ऐसे सवाल पूछेगा। चलिए, निकट समझ में आ गया। अब आइए दूर, जस्ट इसका उल्टा, निकट का उल्टा हाइपरमेट्रोपिया। यहां पे क्या होगा समझो, फिर उसी के डिफिनेशन का उलट दो। जिस नेत्र में, जिस आंख में दूर दृष्टि दोष होगा वो आंख है, वो आंख क्या होगा, वो आंख क्या होगा, दूर की वस्तु को साफ साफ तो देख पाएगा लेकिन नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाएगा। कहने का मतलब है जो दृष्टि, जो दोष है वही नहीं दिख रहा, जो दिख रहा है वही दोष है ना। देखिए, दूर दृष्टि दोष,
दीर्घ मतलब दूर होता ना, मतलब दूर का दिखेगा स्पष्ट रूप से, मतलब नजदीक का नहीं दिखेगा, दूर का दिखेगा नजदीक का नहीं दिखेगा। अब इसमें होता क्या, देखिए यहाँ पे लिख दिया 25 सेंटीमीटर, सही बात है। आगे क्या होता है, नजदीक कहीं नहीं दिख पाएगा, तो 25 सेंटीमीटर से पहले देख पाएगा बंदा, है ना, 25 से पहले लाकर आराम से देख लेगा, एकदम पढ़ लेगा, एकदम खूब ऐसे करेगा, एकदम चश्मा लगाओ फटाफट जल्दी से उसको। तो क्या होगा, बोलता क्या यहाँ पे होता क्या, इसमें होता क्या, दृष्टि पटल पर ना बनता है फोटो, कहाँ पे, फोटो रेटिना पर ना बन करके कहाँ बनता है, दृष्टि पटल के पीछे बन जाता है। देखिए देखिए यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे समझो, निकट में फोटो देखो यहाँ पे बन रहा था, तो रेटिना से पहले बन गया। अब फोटो कहाँ बन रहा भाई, फोटो देखो यहाँ बन रहा, लेंस यहाँ पे, हमारा पर्दा कहाँ पे है, रेटिना यहाँ पे पर्दा है ना, और फोटो देखो इधर बन रहा तो फोटो कहाँ बनना चाहिए, फोटो पर्दा पे बनेगा तब तो देख पाइएगा सही से दूर और नजदीक को सही से। तो फोटो बन जा लेंस के पीछे, रेटिना के पीछे बन जा रहा। सवाल बोल सकता है, तो अब यहाँ पे कारण क्या भाई, अब देखिए जस्ट इसका कारण देखिए, यहाँ पे लेंस क्या हो गया, पतला हो गया, यहाँ पे लेंस पतला हो जाएगा। बोला गया क्या, लेंस नेत्र लेंस अधिक पतला हो जाता है जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। अब इसमें क्या होता है, सिलिंडरी मांसपेशी खूब कस के टान लेता है, गुस्सा हो जाता है, खूब कस के टान लेता है। अब ढीला होता है ना, कभी कभी टान लेता है कस के, तो पतला हो गया ढेर सारा, पतला हो गया तो फोकस दूरी एकदम खूब दूर दूर तक देख रहा। लेकिन नजदीक की बात आए तो प्रॉब्लम है ना। अक्सर देखेंगे घर में माँ अम्मी बहन जो बड़े लोग होते हैं, सुई वगैरह घुसाने में प्रॉब्लम होता है ना, तो बोलेगा पोता सुई घुसा दीजिए, है ना, पोती बेटी सुई घुसा दो, है ना, सुई धागा होता है ना, हाँ, तो नजदीक में प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये तो अक्सर बूढ़े लोग के बारे में होता है। फिर इसको दूर करना क्या करेंगे, इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, समझ आ गया। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करना तो उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष को दूर करना तो अवतल लेंस। अब आते हैं यहाँ पे क्या है, अब एक पॉइंट, जरा दूरदर्शिता यानी कि प्रेस बायोपिया। ई लेंस में क्या होता है, दादा दादी बूढ़े लोग, अक्सर बूढ़े लोग का क्या होता है, इसमें सामंजन क्षमता घट जाता है, मतलब दोनों सामंजन क्षमता, ना तो मतलब क्या हुआ ना, लेंस ना तो टना रहा ना तो खिंचा रहा, दोनों प्रॉब्लम हो जा रहा, ना तो टना रहा लेंस, ना तो ये हो रहा, ना तो लेंस मोटा हो रहा ना तो पतला हो रहा। तो इसमें क्या होता है भाई, दोनों प्रॉब्लम हो जाता है। कुछ व्यक्तियों को कई दोनों प्रॉब्लम हो जाता है, इसी को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, दोनों मिल जाता है। तो देखेंगे चश्मा, देखोगे ऐसा दिख रहा है आपको, दादा दादी का चश्मा, बूढ़े लोग का अक्सर ज्यादा ऐसा होता है। हाँ, वृद्ध देखो, आयु बढ़ने के साथ ऐसा हो जाता है, प्रॉब्लम ऐसा हो जाता है। तो अब उसको चश्मा में दोनों लेंस लगेगा भाई, है ना, दोनों लेंस लगेगा ना, उत्तल लेंस भी लगेगा और अवतल लेंस लगेगा, क्योंकि दादी को देखना है, सुई घुसाना है, तो नजदीक देखना है, तो नजदीक देखने के लिए क्या, उत्तल लेंस, और तुमको देखना है दूर, पोती स्कूल जा रही कि नहीं जा रही है ना, तो दूर देखेगा। तो दूर देखने के लिए क्या होगा, आंखों ऊपर होगा ना, आंख ऊपर करेगा, तो ऊपर का लेंस होगा क्या, अवतल। तो देखिए चश्मा यहाँ पे, ये जो ऊपर का लेंस है ये कौन सा लेंस है बाबू, ये अवतल लेंस है। और नीचे देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऐसे बना हुआ है ना, चश्मा में देखिएगा बना रहेगा, तो नीचे वाला कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। तो यही दोनों लेंस जो मिला होता है, जिस लेंस में दोनों मिला होता है उसी को बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस, यानी कि बायोफोकल लेंस, है ना, बायोफोकल लेंस, बायोफोकल लेंस, बायोफोकल लेंस, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं। अब क्या होता है इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि पक्षमाभी पेशियों में धीरे धीरे दुर्बल, मतलब कमजोर, पेशियां कमजोर है, ना तो खींच पाएगा ना तो टान पाएगा, ना तो दबा पाएगा ना तो खींच पाएगा, है ना, जो पेशी जो लेंस को खींचता था, है ना, वही प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर क्या बोलता है, क्रिस्टलीय लेंस की लचीलापन में कमी आ जाएगा, लचीलापन भी नहीं हो पाएगा, लेंस जो है लचीलापन वही नहीं हो पाएगा। तो अब ये प्रॉब्लम का बायोफोकल लेंस का इस्तेमाल करें। किसमें बायोफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जरा दूरदर्शिता में। यहां तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया, समझ में आ रहा टॉपिक, एकदम एक एक पॉइंट समझ में आ रहा, क्लियर चैप्टर हो रहा ना। अब आगे सारी बातें क्लियर है। अब यहाँ पढ़ते कुछ वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन पढ़ते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन में दो चीज पढ़ेंगे, इंपोर्टेंट सवाल पूछेगा, ये घटनाएं किसके कारण होता है, ऐसे पूछेगा। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना होता है, तारा जो टिमटिमाता है किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। और क्या होता है, सूर्योदय से 2 मिनट पहले, सूरज निकला नहीं, हमको 2 मिनट पहले दिखा दे जाता है ना, देखिए होगा। अब उठिएगा सवेरे, तब ना सवेरे उठिएगा तब तो देख पाइएगा, जहां पे आपको पता भी होना चाहिए कि 5:02 में सूरज निकलता है, इतना पता रहेगा तब तो, तब 5 बजे दिख जाएगा आपको सूरज, 2 मिनट पहले ही दिख जाएगा। और क्या है कि सूर्यास्त जब सूरज डूबता है तो डूब जाता है, लेकिन 2 मिनट बाद, 2 मिनट तक हमको दिखाई पड़ता कि डूबा नहीं, तो आपको पता रहेगा तब ना टाइमिंग। मान लेते कि 5 बजे सूरज डूबना है, 6 बजे सूरज डूबना है, तो डूब जाता है, लेकिन 6:02 तक आपको सूरज दिखाई देते रहेगा। तो ये कारण क्या होता है, कारण क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन। जैसे आप समझते ध्यान से यहाँ पे, जैसे
तारे टिमटिमाने के कारण क्या है? तो आपने पढ़ा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन का नियम पढ़ा कि ये जो है मानते हैं क्या, सघन माध्यम। ये क्या, कौन सा माध्यम है? ये सघन माध्यम है। और ये कौन सा माध्यम है? ये विरल माध्यम। तो वायुमंडल में ना, वायुमंडल में तापमान, आसमान में जो है वायुमंडल एक जैसा नहीं है। कहीं पे बादल है, कहीं पे ढेर सारा कण, धूल कण है, कहीं पे पूरा क्लीन है। तो ये प्रकाश यही नहीं पढ़े कि विरल माध्यम, सघन माध्यम, यहाँ पे पूरा क्लीन है, हवा है, यहाँ पे कांच है। तो आपने पढ़ा है कि प्रकाश को जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे जाना चाहिए था प्रकाश को, तो ऐसे ना जाता, कहाँ चल जाता? देखो ऐसे घूम जाता है। अब जैसे सघन से, फिर सघन से जब रेयर में आएगा, मतलब सघन से विरल में आएगा, तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, देखो ऐसे भाग जाता है। तो क्या हो रहा, देखो यहाँ पे हो क्या रहा भाई, क्या हो रहा? अपवर्तन हो रहा। यही कारण आसमान में होता है। जब सितारा यानी कि तारा से जब लाइट निकलता है तो कहीं पे डेंस ज्यादा है, कहीं पे सघन है, कहीं पे विरल है, कहीं पे बादल है, कहीं पे बादल नहीं है। तो उससे क्या हो रहा? प्रकाश ऐसे ऐसे देखिए ना, देखिए यहाँ पे मुड़ रहा, प्रकाश कैसे मुड़ रहा भाई, देखो यहाँ पे प्रकाश ऐसे आया तो अब ऐसे मुड़ गया, अब फिर ऐसे मुड़ गया। देख रहे हैं कैसे प्रकाश मुड़ रहा? ऐसे आया, ऐसे मुड़ा, ऐसे मुड़ा, ऐसी जो है ना, ऐसे ऐसे, मतलब इस तरह से ऐसे ऐसे होते रहता है। आसमान में इतना दूर से तारा से लाइट आते रहा, आते रहा, आ रहा, तो ऐसे से मुड़ेगा तो हमको क्या लगेगा? झिलमिल 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 झिलमिल। तो यही कारण है। तो क्या होता है? यही कारण है जिसमें क्या होता है? यही कारण है जिसकी वजह से तारा टिमटिमाता है। तो तारा टिमटिमाने का कारण क्या होगा? वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है ना। अब एक सवाल यहाँ पे फिर आ गया कि सूर्योदय, सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक हमको क्यों दिखाई पड़ता है सूरज? इसमें भी वही कारण है। इसमें भी वही कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है। क्षैतिज, देखो सूरज एक्चुअली में सूरज यहाँ पे होता है और हमको देख लग रहा है सूरज यहाँ पे है, आभासी लग रहा है। जैसे आपने पढ़ा प्रकाश के अपवर्तन में, पानी में मछली है, यहाँ पे मछली यहाँ पे है, अब मछुआरों को मछली यहाँ पे दिख रहा, तो मछुआरों को पता है ना कि हमको कहाँ पे मारना है, यहाँ पे बंसी डालना है ताकि मछली फंस जाएगा। और हम लोग जाएंगे तो मारेंगे धड़ाक से यहाँ पे, तो मछली तो भाग जाएगा। तो मछली तो यहाँ पे है, दिख रहा है यहाँ पे। तो जो पढ़ लिया होगा ऐसे मछुआरा को पता ही होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पढ़ लिए, समझ में आ गया कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से तारा टिमटिमाता है और सूर्योदय या सूर्यास्त 2 मिनट पहले, निकलने से 2 मिनट पहले, डूबने के 2 मिनट बाद तक हमको सूरज दिखाई पड़ता है। कारण क्या है? अपवर्तन। आगे ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, विक्षेपण का मतलब होता है फैल जाना, ऐसे मतलब एक रंग बट जाना। देखिए विक्षेपण का मतलब देखिए, जब श्वेत प्रकाश अनेक रंगों में बट जाता है उसी को बोलते हैं प्रकाश का विक्षेपण। सवाल पूछा है 2 नंबर में, सवाल पूछा है। सवाल कैसे पूछा है? वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? चित्र बनाइए, दर्शाइए प्रिज्म से, प्रिज्म है ना, प्रिज्म से दर्शाइए कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है। अब न्यूटन महोदय ने बहुत बड़ा काम किया। न्यूटन को बारे में जानते हैं ना जी, न्यूटन महोदय के बारे में जानते हैं। न्यूटन ने सबसे पहले क्या किया? एक श्वेत प्रकाश लिया और श्वेत प्रकाश को गुजारा यहाँ पे प्रिज्म से। प्रिज्म कैसा सतह का होता है? 5 सतह वाला प्रिज्म। क्या? 5 सतह। प्रिज्म में कितना सतह होता है? प्रिज्म में 5 सतह होता है। सवाल पूछा ऑब्जेक्टिव में, प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? 5 सतह होते हैं। तो प्रिज्म में जब श्वेत प्रकाश गुजारा तो जाने के बाद ये प्रिज्म में क्या हुआ? प्रकाश अपवर्तन हो गया। देखिए यहां से इधर लाइट को जाना चाहिए था, इधर लाइट को इधर जाना चाहिए था, लेकिन लाइट देखिए मुड़ गया ना, इधर मुड़ गया, लाइट से मुड़ रहा। इसको मुड़ते हुए ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। फिर अब अरे भाई ये है हवा, ये क्या है? हवा है। और ये क्या है? ये है कांच, यानी कि प्रिज्म में कांच ही रहेगा ना। तो ये तो विरल माध्यम, ये क्या? सघन माध्यम। तो फिर देखो विरल से सघन में गया तो प्रकाश मुड़ गया, अब फिर सघन से विरल में जाएगा तो फिर देखिए यहाँ पे मुड़ जाएगा। तो ये क्या हो रहा? वायुमंडलीय प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो रहा, वर्ण विक्षेपण हो रहा। तो जब ऐसे श्वेत प्रकाश को गुजारा तो देखा ना, श्वेत प्रकाश 7 कलर में बढ़ गया, 7 कलर में बढ़ गया। ऊपर देखो लाल है, आपको लगता है ऊपर में बैगनी दिख रहा ना, उल्टा दिख दिया यहाँ पे उल्टा दिख दिया। ये वाला ना इधर होगा, ऊपर बैगनी होगा, ऊपर सॉरी लाल होगा, ऊपर रेड कलर होगा। हालांकि यहाँ पे समझो कलरफुल, यहाँ पर गलती हुआ कलर आपको गलती, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है? नीचे में क्या होता है? नीचे वायलेट होता है, ऊपर में क्या होता है? रेड होता है ना। हाँ, सबसे कम झुकाव। अब पहले इसके बारे में जानो। अब न्यूटन महोदय ने क्या किया? एक प्रिज्म में सीधा रखा, खड़ा रखा, एक प्रिज्म को सीधा खड़ा किया। देखो यहाँ समझो, एक प्रिज्म लिया तो यहां से प्रकाश को गुजारा तो प्रकाश 7 कलर में बट गया, है ना। फिर वहीं पे उसके बगल में उल्टा करके रख दिया, प्रिज्म को उलट दिया। अब उल्टा तो वही, जब 7 प्रकाश अंदर गया तो फिर एक श्वेत प्रकाश में निकल के बाहर आ गया।
तो इससे पता चल गया परीक्षण से कि श्वेत प्रकाश में 7 कलर होता है। कितना कलर होता है? 7 कलर होता है। ये तुम्हारे सवाल पूछेगा एग्जाम में कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो बता दीजिएगा ना, 7 रंग होते हैं। फिर आपसे सवाल पूछेगा क्या, फिर आपसे सवाल पूछेगा कि प्रिज्म में श्वेत प्रकाश जो होता है, यानी कि वर्ण जो विक्षेपण होता है, सबसे ऊपर में कौन सा रंग है? सबसे ऊपर में कौन सा रंग है? यानी कि लाल, यहाँ पे दिख रहा गुलाबी लेकिन लाल है। तो सबसे कम झुकाव, सबसे ज्यादा झुकाव कौन है? बैगनी। सबसे ज्यादा झुकाव कौन है? लाल। तो सबसे लिख देते हैं यहाँ पे ना, सबसे ज्यादा झुकाव, किस रंग का झुकाव ज्यादा है? तो बैगनी, बैगनी रंग का झुकाव जो है ज्यादा है। और सबसे कम झुकाव, सबसे कम झुकाव कौन है भाई? तो सबसे कम झुकाव कौन है बताओ? लाल, लाल रंग का झुकाव कम है। इसी को बोला गया विचलन। तो बैगनी का विचलन क्या हो गया? विचलन क्या हो जाएगा? विचलन बैगनी का ज्यादा हो जाएगा, और इसका विचलन क्या हो जाएगा? लाल का विचलन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आ रहा? लाल का विचलन कम हो जाएगा। अब एक और पॉइंट समझिए यहाँ पे, अब लाल रंग का तरंगदैर्घ्य भी ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं, हाँ, लाल रंग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य ज्यादा किसका होता है? तरंगदैर्घ्य ज्यादा किसका होता है? लाल का होता है। और बैगनी का तरंगदैर्घ्य, बैगनी का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? कम होता है, मतलब सबसे कम। ज्यादा कम मतलब समझो सबसे ज्यादा लाल का, सबसे कम इसका होता है। एक और पॉइंट आप याद कर लें कि अपवर्तनांक, लाल का अपवर्तनांक, लाल का अपवर्तनांक, लाल का अपवर्तनांक कम होता है, सबसे कम होता है। और बैगनी का जो अपवर्तनांक है ना, बैगनी का जो है अपवर्तनांक है, वो क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। अपवर्तनांक क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है ना। आप लिख लीजिए। तो बैगनी रंग का, अब यहां से कितना सारा पॉइंट, इससे सवाल तो हर हाल में पूछेगा भाई, हर हाल में पूछेगा कि प्रिज्म में जो 7 प्रकाश गुजरा था, श्वेत प्रकाश, तो सबसे कम झुकाव किसका था? लाल। सबसे ज्यादा झुकाव किसका था? बैगनी। सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है? बैगनी का। सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल का, है ना। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैगनी का। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? बैगनी का। जिसका तरंगदैर्घ्य कम उसका अपवर्तनांक ज्यादा, और सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? लाल का। तो ये तुम्हारे एग्जाम में 100% पूछेगा। अब ये लाल कलर यहाँ पे जो दिख रहा है ना, लाल कलर का जो है, यहाँ पे जो लाल कलर आपने देखा, लाल रंग का क्या है? तरंगदैर्घ्य ज्यादा है ना, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या है? ज्यादा है भाई, ज्यादा। इसीलिए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा, इसीलिए लाल रंग का उपयोग कहाँ पे करते हैं? सिग्नल में करते हैं। देखे होंगे सिग्नल में, खतरे के लिए, हाँ, चूंकि फैलता नहीं, तरंगदैर्घ्य इसका ज्यादा है, तो सिग्नल में इसका इस्तेमाल करते हैं कि दूर से पता चल जाएगा भाई कि खतरा वाला चीज है, रुक जाओ, ब्रेक मारो यहाँ पे, है ना। देखे होंगे सड़क में, देखे होंगे जो सड़क में लाल पीला ब्लू, पीला कलर, हरा कलर और रेड कलर रहता है, तो जैसे लाल बत्ती जलता है सब रुक जाता है, दूर से एकदम देखेगा रुक जाएगा। ट्रेन वाला में देखिए दूर से दिख जाता है, क्योंकि फैलता नहीं है, इसका तरंगदैर्घ्य बहुत ज्यादा होता है। अब इसके एक और पॉइंट समझ लीजिए, जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तो समझ गए, 7 कलर में बढ़ जाता है। इसका एक घटना यहाँ पे समझिए, जो हमको इंद्रधनुष दिखाई पड़ता ना, जब भी बरसात होती है रिमझिम रिमझिम, तब हमको क्या बनता है? हमको दिखाई पड़ता, और सूरज भी निकलना चाहिए। ऐसे नहीं कि खाली बरसात हो रहा और पूरा आसमान टो रहे हो, तो कहां से मिलेगा? बरसात हुई, आसमान में सूरज भी दिखाई पड़ना चाहिए। बरसात हो गई, अब सूरज भी दिखाई पड़ना चाहिए, तब बनेगा इंद्रधनुष, है ना। इंद्रधनुष बनता है। इसमें देखो सब कलर है, देखो ये ऊपर देखो लाल कलर है, देखो यहाँ पे, इसको बोलते हैं बैजानिह पीनाला, बैजानिह, बैजानिह पीनाला। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। बैगनी, जामुनी, जामुनी मतलब नीला हो गया, यहाँ पे इंडिगो हो गया, नीला लिख रहा, आसमान हरा, नीला, पीला, अब लिखे जा, यहाँ छोड़ दिया, बैजानिह पीनाला, नीला। अच्छा, आसमानी को नीला बोला, उल्टा यहाँ पे बोल दिया, तो जानिए बैजानिह पीनाला। समझ में आ गया? तो आसमान में, अब बोले भाई यहाँ पे जल की जो बूंदे होते ना, अब ये हमारे आसमान में इंद्रधनुष क्यों बनता है? सवाल बनेगा सर कैसे बन जाता है? तो जब भी बारिश होती है, जैसे हम देखते हैं घर में प्लेट है ना, प्लेट में पानी भर दीजिए, प्लेट में पानी भर दीजिए और गिरा दीजिए पानी को, तो देखिएगा प्लेट के ऊपर ना थोड़ा थोड़ा बूंद लगा हुआ है। ऐसे ही आसमान में भी होता है, जब बारिश हो जाती है ना, तो आसमान में बूंद थोड़ा थोड़ा बूंद जो है लटका हुआ रहता है, और वो जो बूंद है ना प्रिज्म के जैसा काम करने शुरू कर देता है, और लाइट आती है, क्योंकि पता है सूरज की लाइट में तो 7 किरण है, वहां पे न्यूटन ने खुद से गुजारा था, यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐसा काम होगा, सनलाइट से सूरज की किरणें आएंगी और बूंद से टकरा कर वापस जाएगी। तो ऐसे ढेर सारा बूंद इस तरह से बन जाता है, ढेर सारा बूंद ऐसा बन जाता है, ऐसा ढेर सारा बूंद बन जाता है।
है ना, ढेर सारा बूंद बन जाएगा। अब ढेर सारा बूंद बन जाएगा तो क्या होगा भाई, हमको दिखेगा ना, हाँ भाई हमको दिख जाएगा ना, हमको दिख जाएगा, क्या दिखेगा, तो हमको दिख जाएगा इंद्रधनुष। आगे बोलता है इंद्रधनुष जब भी होगा ना वर्षा के होने के बाद, पानी पड़ने के बाद ही होगा, जब भी होगा पानी पड़ेगा तब होगा, उसके बाद। इंद्रधनुष आकार में आकाश में जल की सूक्ष्म बूंदों में दिखाई देने वाला स्पेक्ट्रम है। जब बूंद दिखाई पड़ता है वो जस्ट लाइक स्पेक्ट्रम है। हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में, अगर सन इधर है ना तो इधर बनेगा, इधर है तो इधर बनेगा, मतलब सूरज के साइड धनुष इंद्रधनुष नहीं बनता है। रेनबो जो है सूरज की तरफ नहीं बनता बल्कि सूरज के उल्टा दिशा में बनता है। और क्या, यह प्रकाश के परिक्षेपण के कारण होता है। देखिए प्रकाश का परिक्षेपण, अरे उसी को बोला गया वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का परिक्षेपण बोलो या वर्ण विक्षेपण बोलो, एक ही बात है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा इंद्रधनुष वाला मैटर। अब क्या है भाई, अब ये प्रकाश का प्रकीर्णन है ना, समझिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकीर्णन मतलब होता है स्कैटरिंग। क्या होता है प्रकीर्णन मतलब क्या होता है, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मतलब क्या होता है, फैल जाना, छितरा जाना, ऐसे मतलब फैल जाना, छितरा जाना, बिखर जाना, इसको बोलते हैं। देखिए जब प्रकाश, सॉरी यार गलती लिखा गया, जब प्रकाश किसी कण पर पड़ती है तो प्रकाश का अंश अनेक दिशाओं में छितरा जाती है। जैसे आप किसी को कैसे देख पाते हो, किसी चीज को कैसे देख पाते हो, बाहर निकलते हो तब को सब कुछ दिखाई पड़ता है, क्या है उसमें, तो हो क्या रहा, वायुमंडल है। क्या है, सबसे बड़ी बात है हमारे चारों ओर क्या है, वायुमंडल है। और वायुमंडल में ढेर सारा धूल कण जो उड़ते रहता है, और वही धूल कण जो है प्रकाश को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्ब करेगा तो प्रकाश को छितरा देगा, टकराएगा, मतलब प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन हो जाएगा, कण पे पड़ेगा छितरा जाएगा, पड़ेगा छितरा जाएगा। इतना सूक्ष्म कम है जो हम देख नहीं पाते हैं। तो जो छितराता है ना भाई, वही छितराने के कारण क्या होता है, सब दिशा में फैल जाता है। तो लाइट फैल जाएगा तो हमको सब कुछ दिखाई पड़ता है। जैसे आपको सब कुछ दिखाई पड़ रहा, आप मोबाइल से देख रहे हो ना, तो खाली मोबाइल थोड़ी दिख रहा आपको, आसपास भी लाइट हो रहा ना। तो जैसी मोबाइल से लाइट निकल रहा ना, तो यहाँ पे जो धूल कण है आपके आसपास में, वो प्रकाश को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा, तो वही प्रकाश को फैला देगा। धूल कण आपने देखा होगा, बताते हैं आपको, पहले ही जानते हैं। इसी के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, प्रकाश का स्कैटरिंग के कारण। तो आसमान कैसा कलर है बोलो, नीला कलर है। तो अब सवाल पूछेगा सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस कलर का होता है, किसका होता है प्रकीर्णन ज्यादा, तो किसका ज्यादा होगा, जो रंग ज्यादा फैलेगा वही हमको आसमान दिखाई पड़ेगा। तो नीला कलर बहुत ज्यादा फैलता है, बहुत ज्यादा फैलता है नीला कलर, है ना। तो नीला रंग फैलने की वजह से पूरा हमको आसमान क्या दिखता है, नीला दिखाई पड़ता है। समझा रहा ना, यही कारण है। सवाल पूछेगा आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है, तो बोल दीजिएगा ना कि आकाश वायुमंडल में क्या होता है, प्रकाश में जो 7 रंग है उसमें नीला कलर का प्रकीर्णन बहुत ज्यादा होता है। और इतना ज्यादा होता है कि जो कण है ना, कण पूरा प्रकाश को बिखेर देता है, नीला रंग को बिखेरता है। और नीला रंग को बिखेरता है तो क्या हमको दिखाई पड़ता है, जो रंग जितना ज्यादा बिखरेगा वही हमको दिखाई पड़ेगा। चलिए आगे क्या है, सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य हमें रक्त ताप दिखाई देना। सवाल बनता है आपका 2 नंबर में सवाल में, या तो ऐसे 1 नंबर सवाल पूछ सकता है कि जब सूरज निकलता है और जब सूरज डूबता है तो हमको लाल लाल दिखाई पड़ता है, खून के जैसे दिखाई पड़ता है, क्यों, क्या कारण है, इसका कोई कारण है, कारण है भाई। देखिए जब सूरज निकलता है कैसे, किधर होता है, सूरज इधर होगा, डूबेगा तो इधर होगा, मतलब क्षैतिज दिखा, इसको बोला गया क्षैतिज, क्या बोला गया, क्षैतिज दिशा में होता है, क्षैतिज दिशा में होता है। और हम खड़े हैं यहाँ पे, चाहे यहाँ पे जहां पे खड़े हैं, और वही दोपहर का टाइम अगर आ जाता है तो सन यहाँ पे आता है 12 बजे, है ना, 12 बजे यहाँ पे सन आता है। तो ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है। तो कम डिस्टेंस है तो पूरा कलर फैल जाता है, क्या होता है, फैल जाता है, हमको पूरा व्हाइट दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। और दूर है, चूंकि डूब रहा है सूरज, दूर है, तो दूर होने के कारण क्या होता है, वहां पे सारा कलर फैल जाता है। सिर्फ एक ही कलर जो नहीं फैलता है, कौन कलर, लाल कलर, क्योंकि लाल रंग का क्या है, तरंगदैर्घ्य ज्यादा है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा तो ये फैलता नहीं लाल वाला, हमको दिखाई पड़ता है लाल लाल। डूबने घड़ी भी वही कारण है कि लाल कलर फैलता नहीं है, उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, दूर से दिखाई पड़ता है। बाकी सारे रंग जो है फैल जाता है, फैलेगा तो हमको दिखाई कहां पड़ेगा, यहाँ पे भी फैलता है, तो यहाँ पे सिर्फ व्हाइट, यहाँ पे सब फैलता, खाली व्हाइट वाला नहीं फैलता। व्हाइट क्यों, करीब है, यहाँ पे करीब है तो आपको दिख जाता व्हाइट, है ना। तो यही कारण है कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय जो हमको सूर्य रक्तताप दिखाई पड़ता है, प्रकाश का क्या बोला गया, प्रकीर्णन की वजह से। अब एक यहाँ पे क्या, टिंडल प्रभाव, ये भी सवाल पूछता है, टिंडल प्रभाव किस कारण होता है, किस कारण होगा टिंडल प्रभाव, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या है भाई, देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। अब देखिए जैसे मान से आप घर में बैठ के पढ़ रहे हैं अभी, है ना, और घर में यहाँ पे मानते खिड़की छूटा हुआ है, लाइट आ रही बाहर से, मतलब दिन में पढ़ रहे हो, सन की लाइट आ रही है ना, सन लाइट यहाँ से आ रही है,
और यहाँ से आ रही, सब रूम में कहीं से लाइट नहीं आ रहा, पूरा मतलब नॉर्मल लाइट है, और यहाँ से लाइट आ रहा, तो यहाँ से किरणें आपको यहाँ पे किताब पे पड़ेगी ना, यहाँ पे बुक रखो किताब पे पड़ेगी, तो आपको ना वो लाइट कैसे दिखाई पड़ेगा, लाइट और हल्का से धुआं वगैरह हो रहे रूम में तो और अच्छा दिखाई पड़ेगा, नहीं तो नॉर्मल से दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा कि लाइट में धूल कण उड़ रहा है। अभी देखे आपने, देखे होंगे गांव वगैरह में खोला वाला खपड़ा वाला घर होता है, तो देखते होंगे कि दोपहर के टाइम में बैठ रहे हैं तो लाइट निकल के आ रहा, तो लाइट निकल के आ रहा, तो जो लाइट आ रहा है बिंब की तरह से निकल के आ रहा, तो हमको दिखाई पड़ा कि लाइट निकल के आ रहा, और उसमें खाली लाइट नहीं दिखता है, उसमें दिखता है कि धूल कण एकदम उड़ रहा, खूब गर्दो गुबार उड़ रहा, लगा कि आंख बंद कर, नाक बंद कर ले, लेकिन तुम्हारे आसपास भी तो है, भी बहुत भरा हुआ है, बहुत भरा हुआ है, लेकिन कितना बंद कीजिए नाक, है ना, खैर वो नुकसान वाला नहीं है ना, जब जमा हो जाएगा तो इसको यहाँ से निकाल के साइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो होता है ना, ये जो होता है ये धुआं में ज्यादा दिखाई पड़ेगा, कोहरा में, धुआं में, कोलाइडी विलियन जिसको बोला गया, जिसमें धुआं हो, कोहरा हो, कुहासा हो, उसमें ज्यादा दिखाई पड़ेगा, तो वो है क्या, टिंडल प्रभाव। सवाल आता है कि टिंडल प्रभाव दिखाई कहाँ पड़ेगा, तो सबसे ज्यादा है जंगलों में, जंगल में ज्यादा दिखाई पड़ता है, तो जंगल में हरा पूरा भरा हुआ जंगल है, और कहीं से भी सनलाइट निकल के आ गया तो हमको पूरा दिखाई पड़ेगा, तो जंगल में टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक हो जाता है समाप्त, द एंड। ये टॉपिक क्या हो गया, द एंड हो गया। मेरे ख्याल से अब आपको इस टॉपिक से कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, आराम से सारी बातें समझ में आ गया होगा। पूरा मेन इसमें पॉइंट है दृष्टि दोष वाला, बाकी मैंने बता दिया, आसमान नीला क्यों दिखाई पड़ता, तारा क्यों टिमटिमाता है ना, 7 कलर कैसे बढ़ जाता है ना, प्राथमिक कलर के बारे में मैंने आपको बताया, आंखों के बारे में बताया, आंखों की बीमारी के बारे में बताया, है ना, आंखों में कौन कौन सा पार्ट होता है, कौन कौन सा हिस्सा, उसके बारे में बताया। तो अब हमारा चैप्टर हो गया, सब कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरे उम्मीद बैच में जुड़ना है, अगर आपको पेड बैच में जुड़ना है, तो बस आपको करना क्या होगा, 82 10 42 32 00, ये वाला मोबाइल नंबर है, इसे मैसेज कीजिएगा। आपको सिर्फ 299 का एक बार चार्ज लगेगा, सिर्फ एक बार, वन टाइम, ओनली वन टाइम लगेगा, एग्जाम तक आपको बेनिफिट मिलते रहेगा, ठीक है ना। तो आप इसमें मेरे को मैसेज करना, और आपको वीडियो कैसे लगी पढ़ करके कमेंट कर देना, एक बार कमेंट कर देना, मजा आया, समझ में आया तो एक बार लाइक कर देना, ठीक है ना, और कमेंट कर देना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। चलो अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ, इसी चैप्टर से एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ कि प्राथमिक कलर कितना होता है और उसका नाम लिखिए, है ना। प्राथमिक कलर कितना होता है और उसके नाम लिखिए, होमवर्क में कमेंट कीजिएगा कि प्राइमरी कलर कितना होता है और उसके नाम लिखिएगा। तो देखते हैं चैप्टर में आज आपने कितना एब्जॉर्व किया है इस बातों को। लास्ट करते वीडियो को, और इसी प्रकार आपको सभी चैप्टर चाहिए रिकॉर्ड करके अच्छी तरीके से, ताकि आपका टाइम बचे और आप आराम से देख पाओ, है ना। तो अपना प्यार बनाए रखिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, होमवर्क के शक्ल में कमेंट कर दीजिएगा, और हमारे नंबर से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। एक बार सेवा करने का मौका दे, हम आपको यूं से यूं पहुंचाने वाले हैं। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।